लोकमंगल की कामना से जन जन में अपनी संवाद शैली एवं संपर्क के माध्यम से अलग जगाने वाले आद्य एवं आदर्श पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती के अवसर पर वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, गायत्री विहार कॉलोनी, कुमरहुआ रोड पर पत्रकार सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एमजीएस कॉलेज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर अभिषेक यादव के द्वारा की गई और मुख्य वक्ता के रूप में पर्यावरण गतिविधि मध्य भारत प्रांत के प्रांत संयोजक श्री शिवशंकर जी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जिले भर से पधारे आधा सैकड़ा से अधिक पत्रकारों का सम्मान भी आयोजन समिति के द्वारा किया गया। इसके बाद पत्रकारों का एक सामूहिक फोटो भी लिया गया और इसके बाद सहभोज का आयोजन भी रखा गया। यहाँ हम बता दें कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष देवर्षि नारद जयंती आयोजन समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभिषेक यादव ने की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रथम पत्रकार भी कहते हैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं इसलिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा और केमिस्ट्री की भाषा में ही आप लोगों को अपनी बात समझाने का प्रयास करता हूँ। केमिस्ट्री में एक शब्द आता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो जिस प्रकार से उत्प्रेरक क्या करते हैं, कभी क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन वो क्रिया, कोई भी क्रिया जो हो रही है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसके उत्पाद भी परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल यही कार्य आप सभी सम्मानित व्यक्ति, जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ, पत्रकार जो भी है वो यही कार्य करते हैं। वो किसी क्रिया में भाग न लेते हुए भी निश्चित रूप से समाज के लिए जो भी आवश्यक है उस गति को बढ़ावा देते हैं। जो समाज के प्रतिकूल है उसमें वो रोकते हैं, उसकी गति मंद भी करते हैं और कभी समाज को जब नए उत्पाद की आवश्यकता पड़ती है तो ये उस दिशा में भी समाज को ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें हमारे लोकतंत्र में या किसी भी शासन व्यवस्था में एवं संवाद कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में श्री शिवशंकर जी, प्रांत संयोजक पर्यावरण गतिविधि संबोधित किया और दिल से नमन प्रणाम। छोटे लोगों के बारे में बड़ी बातें कर देना भी ऐसा लगता है जैसे उसको बिना लगाम के घोड़े पे बैठा देना है। कई बार संचालक महोदय ऐसा कर जाते हैं, कई जगहों पे हो जाता है। बुद्धिजीवी जैसे शब्द का जब प्रयोग होता है तो ऐसा लगता है कि सामने बैठा हुआ जो समदर्शी व्यक्तित्व है वास्तव में वो मूर्धन्य व्यक्ति है। पत्रकारों के बीच में आकर बोलना, पत्रकारों को प्रबोधित करना, पत्रकारों को संबोधित करना, वास्तव में अगर दूसरे प्रकार से न सोचा जाए तो ये एक हीनग्रसित भावना जैसी लगती है बातें, क्योंकि वो तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो स्थायी स्तंभ है जो ये बात स्वीकार करने को तत्पर और तैयार ही नहीं होता। उसके सामने तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सारी विधाएं भी कौनी सी साबित होती हैं, छोटी लगती हैं और उनके सामने किसी अदना व्यक्ति को आप कहो कि ये बुद्धिजीवी है तो एक हास्य से ज्यादा कुछ नहीं है। मन मिले तो ये विनोद है और मन से भी ऊपर हो जाओ तो ये परिहास है। इसलिए मूर्धन्य जनों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष। कोई ऐसी आज नई बात नहीं है, जितनी बातें मेरे बारे में भाई साहब ने बताया जो आप लोगों के सामने रखी गई, ऐसा नहीं है। ईश्वर की आईसी सबके अंदर एक प्रकार की फिट की गई है। कभी हम सबको ईश्वर ने इस मृत्युलोक में मनुष्य के नाम से संबोधित करके भेजा। उस आईसी में कोई बंटवारा नहीं है, कोई वर्गीकरण नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और ये आईसी 8 है, 8 में से 6 षड्दोष माने गए हैं आपके लिए और 2 आईसी ऐसी है जो आपको दाएं बाएं नहीं होने देती और वो 2 आईसी आपके जीवन के लिए महत्व की बातें होती हैं। अब ये षड्दोष जो काम क्रोध लोभ मोह मद है, मत्सर है, ये मनुष्य के जीवन में इतनी सारी व्यवधान
कर देता है कि जो हम बार बार सुख शांति की बात करते हैं संभव नहीं हो पाता। इन सब दोषों को दूर कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको शांति ही शांति मिलेगी। जिस रोज आप अपने मन का अहंकार खत्म कर लेंगे उस रोज आपको सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि अपने यहाँ कहा गया है कि 4 वेद शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। और इसी को महर्षि वेद व्यास जी ने जब साहित्य लेखन का काम शुरू हुआ, ये थोड़ा सा मैं बता दूं, साहित्य का काम अपने यहाँ ज्ञान परंपरा की 3 विधाएं रही है शुरू से ही, श्रुति, स्मृति और स्पर्श। और जब ये विधाएं हमारी शांत हुई या समाप्त हुई या चलन से बाहर हुई, तब हमारे यहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने साहित्य लेखन का काम शुरू किया। इसमें बहुत सारे साहित्य लिखे गए, आप लोगों को मालूम है, पुराण है, वेद है, अन्य है साहित्य है, महाभारत जैसे भी साहित्य हैं। और उस लेखन की प्रक्रिया में ये बातें आई, तब उन्होंने भी कहा कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना यानी परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों को सुख देना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। सामान्य सी बात कही गई है। और उस लेखन प्रक्रिया में हम लोग जिस विधा को लेकर चलते हैं, जिसको कहा हमने कि नारद जी अपने सबसे पहले पत्रकार के रूप में स्थापित हुए। हो सकता है दुनिया की आबादी न जानती हो, 8.5 अरब 9 अरब जनता रहती है, सबकी देखने की दृष्टि अलग होती है और दृष्टि समावेशी हो तो कुछ अच्छी बात हो। मनुष्य के जीवन में 2-3 बातें महत्व की है, समष्टि और व्यष्टि। और समष्टि तक तो सभी लोग जाते हैं इस दुनिया में, 8.5 अरब लोग। लेकिन भारत का आदमी इन दोनों से एक कदम आगे जाता है और कहता है कि व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि। अब ये जो परमेष्टि आती है वो नर से नारायण बनने की संज्ञा में आती है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी रही है जो व्यक्तियों को भी देवता बनाने का काम करती है। इसलिए ये जो नारद जी की संकल्पना हमारे यहाँ है, ये दुनिया में नहीं होगी। हमारे यहाँ समाचार संवाहक का काम, हमारे यहाँ संदेशों को लाने ले जाने का, कोरियर कहिए, डिलीवरी कहिए, नए नए शब्दों का इजाद हुआ है, उसमें कुछ भी मान सकते हो। लेकिन दुनिया उस समय थी नहीं, दुनिया में संदेश देने की कोई परंपरा थी नहीं। हमारे यहाँ एक यथोचित देवगणों की व्यवस्था थी जिन्होंने अपनी एक सृष्टि बनाई थी और उस सृष्टि में एक दृष्टि विकसित की थी जो काम का अधिकार इनको दिया गया। अब देने वाला अधिकार देता है, लेकिन लेने वाला हमेशा कर्तव्य का भाव रखता है। याचक को हमेशा इस बात का भान होना चाहिए। दाता देगा तो वो कहेगा मैंने आपको अधिकार दिया, लेकिन याचक को अधिकार का भाव नहीं रखना। याचक को हमेशा कर्तव्य का बोध करना। इन्होंने अधिकार पाकर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, देव ऋषि नारद ने। और इस देश में उस समय एक परंपरा स्थापित हुई कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, समाचारों को प्रचारित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना, इस काम को इन्होंने किया तो देवलोक, मृत्युलोक और दानव लोक, तीनों लोकों में इनको संदेश वाहक के रूप में, सूचना संप्रेषित के रूप में इनको माना गया। इसलिए हमारी संस्कृति में आदि पत्रकार के रूप में इनको स्थान प्राप्त है। अब दुनिया की संस्कृति में यह संभव नहीं है और हो सकता है अपने देश में भी दुनिया के विकास के क्रम में 3 प्रकार की विचारधाराएं आई। उससे पहले एक विचारधारा इस धरती पर स्थापित थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, साहित्य संपत्त बात कही, और उन्होंने कहते 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 इतना उत्सर्ग को प्राप्त किया, मानव जीवन में उस श्रेष्ठता को प्राप्त किया। और उसने कहा कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी। ये बात उन्होंने कही कि ये भूमि जो है वो मेरी माँ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतखंड, भारतवर्ष से जम्मू द्वीप, इसका नाम नहीं लिया। उन्होंने हिंदुस्तान का वर्णन नहीं किया।
उन्होंने एक संक्षिप्त शब्द कहा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, इस पृथ्वी का मैं पुत्र हूँ। और ये भूमि जो है वो मेरी माँ है, ये हमारी सृष्टि थी और उस सृष्टि में हमारे यहाँ के महापुरुषों ने अपनी दृष्टि विकसित की थी और तब उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी को अपनी माँ मानकर और कहा कि मैं इसका पुत्र हूँ। बाद में एक विचारधारा आई, आप सबको भी मालूम है, फिर दूसरी विचारधारा आई, वो भी आप लोग जानते हैं, फिर तीसरी विचारधारा आई। ये दो विचारधाराओं ने तो सैन्य अतिक्रमण किया, ऑक्युपाइड किया विचार में और अपनी संख्या बढ़ाया। ये स्वाभाविक लक्षण होता है किसी भी चीज का। आप भी यहाँ बैठे हो, विचारों का संग्रह करते हो तो उसको बढ़ाते हो, धन का संग्रह करते हो तो उसको बढ़ाते हो। हर आदमी चाहता है कि संग्रह करके बढ़ना, ये सभी लोगों ने किया। लेकिन एक तीसरी विचारधारा आई जिसको लोगों ने कहा प्रगतिशील। उनकी दृष्टि में हो सकता है कि आदि पत्रकार के रूप में ना हो, उनकी दृष्टि में हो सकता है नारद का कोई स्थान ना हो, क्योंकि उन्होंने प्रगति उसी को माना जो मनुष्य जीवन के लिए स्थायी चिर स्थायी नहीं है, जो क्षणिक है उसको उन्होंने स्वीकार किया। अब ये जो प्रगतिशीलता वाले लोग हैं वो नारद को नहीं मानेंगे। लोग ये भी आक्षेप लगाएंगे कि आरएसएस वाले कहाँ से उठा कर ले आते हैं, या हिंदूवादी लोग ये कहाँ से लेकर नारद को चले आए। लेकिन कुछ चीजों का हमारे जीवन में अभाव रहता है। अभाव कभी भी प्रभावी नहीं होता, प्रभाव ही सिर्फ प्रभावी होता है। उस अभाव में हमें भी अपने शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं है, हमें भी उसका कोई आंशिक या पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस सृष्टि का संचालन हमेशा दो आयामों पे है। उस आयाम में एक आशा की किरण है, दूसरा विश्वास है। ये जो विश्वास है वो विश्वास ही हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ने का अवसर देता है और जीने की लालसा पैदा करता है। इसलिए हमको विश्वास करना पड़ेगा कि अगर आदि पत्रकार के रूप में हमें किसी को स्वीकार करना है तो हमें ये हास्य के रूप में नहीं बल्कि विश्वास के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि संदेशों के संवाहक के रूप में देवर्षि नारद ही हमारे यहाँ पूर्व पुरुष थे, आदि पुरुष थे। आज हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में हो सकता है हमारा आभामंडल बहुत बड़ा, पत्रकारिता का काम हमारे यहाँ व्यापक भी है। दुनिया में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, हमारे यहाँ लोकतंत्र 47 के बाद आया, ये कोई सच नहीं है। हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों का संदेश देकर और लोकतंत्र की प्रभावी स्थापना कर दी थी। क्या हम अकेले निर्णय लेने लायक नहीं है? हम खालसा की स्थापना कर रहे हैं तो निर्णय हमारा सर्वमान्य नहीं होगा। ये पंच प्यारे जो कहेंगे यही लोकतंत्र की व्यापक परिभाषा है कि जो अकेले निर्णय न हो। तो ये हमारे यहाँ उससे भी पहले से थी, 47 से भी पहले से थी। दुनिया के लिए लोकतंत्र हो सकता है नयापन हो सकता है उनके लिए पत्रकारिता नवीनता हो, हमारे यहाँ ये सब स्थिति नहीं है। इसलिए दुनिया ने पत्रकारिता का स्वरूप अपने अनुरूप स्थापित किया, लेकिन हम लोग कुछ मर्यादाओं में बंधे हुए लोग हैं, हम सांस्कृतिक रूप से बंधे हुए लोग हैं। हम लोग एक विचारधारा यानी हार्मिस विचारधारा जिसको हम हिंदुत्व की विचारधारा कहते हैं उसमें बंधे हुए लोग हैं। हमारे यहाँ पहले राजभक्ति की एक संकल्पना थी, आज राष्ट्रभक्ति की एक संकल्पना है, उसमें बंधे हुए लोग हैं। इसलिए पत्रकारिता का मर्म भी कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए एक मनुष्य होने के नाते हमें तय करना चाहिए। पाप और पुण्य की कल्पना हमारे यहाँ है, जैसे दुनिया में पुनर्जन्म की कल्पना कहीं नहीं है, सिर्फ हिंदुओं में है, ये हम मानते हैं। वैसे पाप और पुण्य की कल्पना भी हमारे यहाँ है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। इसलिए पत्रकारिता का वास्तविक धरातल क्या है एक पत्रकार से बेहतर कोई नहीं जानता। सही है। पत्रकारिता हमारी कैसी होनी चाहिए? पत्रकारिता का दिशा तय कौन करेगा? पत्रकारिता का मर्म किस प्रकार का होगा? क्या ये जनहितैषी है, लोकहितैषी है, राष्ट्रहितैषी है? क्या ये सर्वप्रिय सर्वसमावेशी है? ये एक पत्रकार ही तय कर पाता है। समाज में हो सकता है
आती हो, खूब बड़ी बड़ी डिबेटें चलती हो, आदमी बहुत बड़ी, यानी जो विषय डिबेट लायक नहीं है आप देखते होंगे, कभी कभी राष्ट्रीय चैनलों पे आप बैठ जाएंगे, साहब इस देश में नाम भी विवाद का कारण बन जाता है। पत्रकारों के मध्य बैठकर लोग अनावश्यक प्रलाप करते हैं, अलग बातें करते हैं, राम को केंद्रित करके भारतीय संस्कृति के ऊपर लोग केंद्रित होकर अनावश्यक बातें करते हैं जो डिबेट में नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी बात आप लोगों से पूछता हूँ, कितना आप जानते हैं धर्मनिरपेक्षता को मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि एकमात्र एकल विधायी राष्ट्र जो है वो हमारा अपना है। इस देश में जो रहते हैं, जो इस मनोभाव को उच्चार करते हैं, वो मेरे जैसे नहीं करते हैं। सामान्य सी बात है कि राम का एक प्रिय देश या हिंदुस्तान या भारत या आर्यावर्त या जम्मू जिसमें राम की बात नहीं होगी, प्राथमिकता में राम नहीं होंगे तो कौन होगा? कृष्ण का यह देश जहाँ गोपाल कहा गया, पूरी धूम गोपाल की कही गई, जहाँ मोहन का देश जहाँ मोह नहीं माना गया, जहाँ मदन का देश जहाँ मद नहीं माना गया, अगर कृष्ण की प्राथमिक भूमिका यहाँ नहीं होगी तो किसकी होगी? यहाँ रामायण मान्य नहीं, गीता मान्य नहीं तो और क्या मान्य है? यहाँ के शास्त्र है साहब 18 पुराण, सैकड़ों उपनिषद है, 4 वेद है, 2 महाकाव्य रामायण गीता जैसे है, महाभारत जैसे हमारे पास साहित्य है। प्राथमिकता हमारे जीवन में, हमारी दृष्टि में, हमारे मूल में अगर ये नहीं है तो हमारे धरातल में है क्या? इस देश में किसकी बात होनी चाहिए आप बताइए? मोह और मद दोनों की बात कर ली जाए, फिर मोहन और मदन नाम रखने का औचित्य क्या है? इनकी आराधना करने का मतलब क्या है? इसलिए ये पत्रकारिता की डिबेटों में जब सुनाई देता है कि आज गोकुल की बात होती है, आज मथुरा की बात होती है, आज ज्ञान बापू की बात होती है, आज काशी की बात होती है, आज अयोध्या की बात होती है, साहब ये 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदुओं के लिए डूब मरने जैसा शर्मनाक विषय है। ये डिबेट का विषय नहीं है, ये हमारे अंतरात्मा का विषय है। इसको लेकर हम जीते हैं, केवल हम नहीं जीते, हमारे यहाँ जब पैदा होता है मनुष्य तब वो भी आंखें खोलकर इसी में जुटा है। पैदा होते ही उसके साथ सारे धार्मिक, सारे आध्यात्मिक अनुबंध स्वयं जुड़ते चले जाते हैं। पहले दिन से आप देखो ना ये सारी चीजें, और इस देश में इस विषय को लेकर बहस होती है। गजब का देश, गजब का जनमानस, गजब की पत्रकारिता। कल्पना तो करिए, हम लोग दिन नहीं भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो अजमल कसाब हो या अफजल गुरु रह रहे हो, उनके लिए रविवार के दिन भी और रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया जाता है। गजब की न्यायपालिका की व्यवस्था है साहब। क्या उस समय हम पत्रकार होने के नाते हमारी पत्रकारिता का कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? चलिए वो बहुत इंटरनेशनल विषय होगा, नेशनल विषय होगा, हमारी पहुंच वहां तक नहीं होगी, लेकिन हमारा भारत कहाँ है? हमारा देश कहाँ है? जहाँ मैं हूँ वही मेरा संपूर्ण भारत है। आपसे कभी कश्मीर के लिए बात नहीं की जाएगी, बात आपसे भिन्न की ही होगी। आपसे कभी भी गोहद की बात नहीं की जाएगी, गोरमी की बात, मुरैना की बात नहीं की जाएगी। आप अगर जहाँ रहते हैं वही संपूर्ण भारत है। उस संपूर्ण भारत की संकल्पना में हमारी निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, पत्रकार हूँ मैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रवादिता का विचार का अधिष्ठान हमारे अंतर मन में रहता है क्या? हो सकता है मेरे पत्रकारिता से हिंदू हितैषी काम हो जाए तो शायद राष्ट्र को लाभ हो जाए, हिंदू समाज को लाभ हो जाए। हो सकता है मेरी थोड़ी सी स्वार्थ के वशीभूत हो जाने के कारण, आज तक ये बात मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे पूर्वज दोस्त दूसरे को मत देना, अगर अच्छे होते तो इस देश में 14 अगस्त 1947 को एक निर्णय हुआ था मेरे मित्र, हमारे पूर्वजों को उस समय स्वयं मेरे पिता को, मेरे पितामह को खड़ा होकर यह सवाल करना था कि नहीं अब नहीं, जब धर्म के आधार पर इस मातृभूमि के 2 टुकड़े हो गए तो ये सिर्फ हमारा ही है। लेकिन उस समय हमारा समझौता आज हमारे लिए सिरदर्द है। कोई मित्र हो तो बुरा मत मानना, सच हमेशा बुरा लगता है, इसलिए इस सच को ठुकरा नहीं सकते, और बुरा लगे तो भले से लगे, बात तो सच्चाई की है। 2-3 प्रश्न आपसे भी मैं रख के ही जाऊंगा कि दुनिया के इतिहास में भारत गुलाम था, ये दुनिया जानती है, भारत कभी गुलाम नहीं रहा, इतिहास में लिखा गया।
ठीक है, मैंने स्वीकार किया उसकी चौथी पीढ़ी होकर, पांचवी पीढ़ी होकर मेरे पर दादा गुलाम थे, लेकिन आजाद हम एक दिन बाद हुए थे। 15 अगस्त को, 14 अगस्त को पड़ोस से आजाद हो गया था। क्या ये सवाल हमारे अंतर मन को कुंठित तो नहीं करते? क्या ये व्यथित तो नहीं करते? गुलामी हमको मिली, वर्षों तक हमने गुलाम, 950 वर्षों का इतिहास है साहब, और गिनोगे तो 1300 वर्षों का निकलता है, हिसाब किताब लगाने थे। लेकिन 14 अगस्त को पड़ोसी आजाद हो गया, हम 24 घंटे बाद इतिहास में आजाद हुए। हमारे साथ छलावा हुआ, इसका कष्ट नहीं रहता, इसकी तकलीफ नहीं होती, हमारे मन को कभी कचोटता नहीं है क्या? ये समझने वाली बात है। पत्रकारिता उस समय भी जिंदा रही हो, लेकिन एक आज की गलती निर्मूल निरुद्देश्य कर देता है, निरुत्तर कर देता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास भी हो तो कभी देने का प्रयास करना। मैं सामान्य सी बात आप ही सबसे करता हूँ कि इस देश में जहाँ पृथ्वीराज युद्ध लड़ गए 10वीं 11वीं सदी में गोली के साथ, उससे पहले भी विक्रमादित्य से 3000 वर्ष पहले लड़ गए। चाणक्य का एक समय था जब विक्रमादित्य घनानंद के साथ, चंद्रगुप्त के साथ और पोरस के साथ और सिकंदर की लड़ाई हुई थी। झांसी की रानी लड़ाई लड़ गई है। ये एक स्टेट है यहाँ ग्वालियर में, आप लोगों के बाजू में सिंधिया स्टेट। इन सारी स्टेटों की पहचान पताका के रूप में हुआ थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो, पानीपत का युद्ध हुआ तो, पोरस का युद्ध हुआ तो, पलासी का युद्ध हुआ तो, अब्दुल शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ तो, फारस का मोहम्मद शाह आकर युद्ध किया तो, मुगल वंश ने युद्ध किया तो, जितने हिंदू शासक थे उन सब ने भगवा के नीचे युद्ध किया। और हमारे देश में भगवा ही हमारे अंतर मन से समाप्त हो गया। इस बात की कभी पीड़ा नहीं होती क्या? इस बात का कभी रंज नहीं रहता क्या? कभी तकलीफ नहीं रहती क्या? कभी मन में सवाल पैदा नहीं होता क्या? ये जानते हैं सवाल पैदा न होना, पीड़ा हमेशा प्रश्न पैदा करती है। अगर आपके अंतर मन में पीड़ा है तो प्रश्न पैदा होगा। अब प्रश्न पैदा नहीं हो रहा है तो ये साहित्य लिखने की जरूरत नहीं है कि आपके अंतर मन में पीड़ा है। ये समझ लेना ही रहेगा है, क्योंकि प्रश्न ही पैदा नहीं हो रहा। इसके मुंह से सवाल तो यहाँ आके ठुकराता है और सवाल इससे बन जाता है कि तिरंगा 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 विरोध, तिरंगा नहीं लगता, तिरंगा नहीं मानते, तिरंगा नहीं करते। अरे भाई, जो अमान्य कर दिया गया उसके गर्भ में क्यों नहीं घुसते आप? वहां प्रश्न पैदा क्यों नहीं करते? हमारे मन में ये बात क्यों नहीं आती? आज तक इस देश के 75 वर्षों के पत्रकारिता में किसी पत्रकार को हमने, मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। ये लिखते पढ़ते कहते नहीं सुना किसी भी मंच पर कि इस देश में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मत लिखा, उसमें वंदे मातरम जैसा बीज मंत्र उन्होंने नारा के रूप में लिखा। 24 लाइन का बीज मंत्र संपूर्ण देश में 4 लाइन पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है। ये 24 लाइन 4 लाइन कैसे हो गया भाई? क्यों हो गया भाई? क्या कारण था? ये प्रश्न पैदा होना चाहिए कि वंदे मातरम 4 लाइन में क्यों आ गया, भगवा क्यों खत्म हो गया, हम 15 को आजाद क्यों हुए? हम एक प्रबुद्ध जन है ना, हम मूर्धन्य लोग है ना, समाज को दिशा देने वाले। हमको शासन ने भी माना है कि आप चौथे स्तंभ हो, आप तो साहब पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट, आप तो आईना हो, आईना। आप में मैं दिखता हूँ, अब मैं मानता हूँ कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार है तो आपने पूरा हिंदुस्तान दिखता होगा, आप में संपूर्ण हिंद दिखता होगा। क्या हमारे विचारों की, हमारे व्यवहारों की पारदर्शिता इस स्तर की है, इस प्रकार की है कि हम समाज को आईना दिखा देते हैं, दिखा पाते हैं? इसलिए ये जो ज्वलंत सवाल है, जो 2-3 बातें मैंने कही, ये पत्रकारिता के मान, मैंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा चाहे जो हो, लेकिन क्या इस देश में इन सब बातों को करना, ये अधिकार की बात करना, ये इस देश में दोषी तो माना जाता है साहब। अगर राम की बात आप कर लो तो हम कम्युनल हो गए, कहने वाले लोग कौन है? हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। अगर हम अयोध्या की बात करते तो हम किसकी बात करें? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं पुराण की बात
बात करूं, मैं इस्लाम की बात करूं, मैं मुसलमान की बात करूं, मैं मदरसे की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, मैं यरूशलेम की बात करूं, मैं बाइबल की बात करूं, मैं ईसाइयत की बात करूं, ये देश हम आप सबका है साहब। यहाँ क्या बात होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पत्रकारिता की दृष्टि से हम समाज को दिशा बोध कराने वाले लोग हैं। हम बहुत बड़े महानगर में नहीं रहते कि एक दूसरे को जानते समझते नहीं है। हमारा तो स्थानीय समाज ही हमारा सर्वस्व है। इसलिए हमारी अपनी दृष्टि भी, जैसे नारद जी ने न्याय परक पत्रकारिता अगर आप पढ़ोगे तो मिलेगा। देखिए मैंने कहा ये सारी चीजें साहित्य की है। साहित्य अध्याय में नारद क्या थे, कौन थे, कैसे थे, ये आपने तो पता पड़ेगा। इसलिए इनको पढ़ोगे तब पता पड़ेगा। हमारा ऐसा उसका आसांश भी आ जाए, जैसे आजकल बच्चों का नाम हम रख रहे हैं शिवांश, देवांश, वेदांश, ईशांश, ये क्यों रख रहे हैं कि थोड़ा सा पुट आ जाए, थोड़ा सा भी रामांश का पुट आ जाए, वो पुट पाने के लिए नाम का आसरा ले रखे। वैसे ही देव ऋषि नारद की आचरण का कोई आंशिक हिस्सा मेरे चरित्र का पूरा हिस्सा बन सकता है क्या? पत्रकारिता का जो श्रेष्ठ आदर्श है वो आदर्श मेरे जीवन का आंशिक आदर्श हो सकता है। मैं आग्रह इसलिए कर रहा हूं अपने पत्रकारों से कि पत्रकार जो है इस आधारभूत ढांचे का वास्तव में पारदर्शी हिस्सा है। पारदर्शी समाज भी उससे अपेक्षा रखता है, रखना भी चाहिए, रखे भी क्यों नहीं। आप उन सारी दुर्लभ चीजों को समाज के सामने लाकर प्रस्तुत करते हो जो चीजें आपकी अज्ञानता में अंधेरे में चली जा, पता ही न पड़े। आपकी तो वो महत्वपूर्ण भूमिका है। आप भांति भांति के माध्यमों से इस समाज को कितना जागरूक करके किस शीर्ष तक ले गए। जो लोग अपने अधिकार को, कर्तव्य को नहीं जानते समझते थे, जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को नहीं समझते थे, वहां तक लोगों को आपने जागरूक करके आज उनको आदर्श के स्थान पर स्थित किया है। ये पत्रकारिता की एक अमूल चुक यानी प्रभावित भावना है जिसको आपने किया ही, समाज ने स्वीकारा भी, स्वीकारी लोग है भी। लेकिन क्या ये पत्रकारिता हमारे निज स्वार्थों से ऊपर उठकर, क्या हमारी पत्रकारिता जनहितैषी, लोक हितैषी, राष्ट्र हितैषी और सबसे अच्छे शब्द में इस देश को सर्वांगीण रूप से मानते हुए हिंदू हितैषी हमारी पत्रकारिता है? हमारे केंद्र में ये बात रहती है क्या? अगर इस प्रकार की बातें हमारे मन में आती है, इस प्रकार की पत्रकारिता हम करते हैं, तो वास्तव में नारद जब थे तब इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं थी। इसलिए इन परिस्थितियों को जो आज है उनको स्वीकार करते हुए हम अपनी आदर्श पत्रकारिता को भी उसी रूप में पथ प्रदर्शित करें, मार्गदर्शित करें। अब मैं कहूँ कि आप वन मैन सिंगल डायरेक्टर हो तो आप उसी भाव से इसको निर्देशित करो तो माना जाए, ऐसा समाज को भी लगेगा, आपको भी लगेगा कि इस प्रकार से दूसरों को सुख देने में सुख होता है। उसी प्रकार से आपकी पत्रकारिता से आप भी सुखी रहेंगे, आप भी संतुष्ट रहेंगे और यह प्रबल हिंदू समाज, यह संपूर्ण भारतवर्ष भी सुखी रहेगा और संतुष्ट रहेगा। अगर इतनी बात आज नारद जयंती के रूप में हम स्वीकार करते हैं, इस मार्ग को हम इख्तियार करते हैं, मानते हैं, अपनाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपकी पत्रकारिता का मार्ग सुगम होगा, सहज होगा, सरल होगा, अनुकरणीय होगा, सबके लिए अनुसरणीय होगा। आपने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।